हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। एक अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। हर वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उन सब वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन होगा पूरे डिटेल में आपको करवाया जाता है। कोई भी क्वेश्चन हुआ, ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना डिटेल में यहाँ पर करवाया जाता है। मैं टाइम बाउंड नहीं देखता हूँ, कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं, लेकिन वो जो क्वेश्चन रहता है उसका पूरा A to Z करवा दिया जाता है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नहीं अच्छा लगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। करें, हड़प्पा काल का कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो कौन सा नगर था। तो हड़प्पा काल का वह कौन सा नगर था, तो वो था धौलावीरा। तो धौला जो बीरा था, ये 3 भागों में विभाजित था। जो सभी नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, बट ये जो धौलावीरा था ये 3 भागों में विभाजित था। तो याद रखेंगे धौलावीरा। अब हम यहाँ पर देखते हैं धौलावीरा की खोज किसने किया था। तो धौलावीरा की खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने किया था। कैसे याद करेंगे कि जेपी जोशी ने ही धौलावीरा का खोज किया था। तो जिसके अंदर जोश होगा, जो वीर होगा, उसी के अंदर जोश रहता है, ठीक है। जोश मतलब कॉन्फिडेंस, जो वीर होता है उसी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो धौलावीरा, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब हम थोड़ा सा और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हमने कहा है कि प्रमुख स्थल में हड़प्पा जो है ये 1921 में खोज किया गया था, और ये इस किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया, सभी लोग जानते होंगे। कह रहे हैं मोहनजोदड़ो 1922 में खोज किया गया था। सिंधु नदी, लरकाना, ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी के किनारे है। दोनों ही पाकिस्तान में है। एक साहिवाल जिला है, एक लरकाना है। राखल दास बनर्जी हो गया। सुत कांडेडोर, ये दस्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। दास्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान। खोज किसने किया था, आरएल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने किया था। आरएल स्टाइन ज्यादा पूछता है, याद रख लेंगे। चंदू हड़ो 1931 में। आपको सिंधु नदी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान। एनजी मजुमदार, तो मजुमदार चंदू हड़ो, ऐसे एक वर्ड नहीं आ रहा है, मजुमदार चंदू हड़ो, तो ऐसे याद रख लेंगे। कालीबंगन, कालीबंगन 1951 में, याद रख लेंगे। घग्गर नदी, ये भी कभी पूछ लेता है कि पहले किसकी खोज हुई। तो पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर सुत्ता कांडेदोड़, फिर चांदू हड़ो, फिर कालीबंगन। याद रखेंगे ये घग्गर नदी राजस्थान, ठीक है। क्या है घग्गर नदी, राजस्थान। ये अमलानंद घोष, इस पूरा पीडीएफ भी आप ले लेंगे, जो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे हर चीज, ठीक है, टेलीग्राम पर। कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ, सिंधु नदी के किनारे है। 1945-55 में हुआ था। ये पाकिस्तान में फजल अहमद में। रोपड़ आपका सतलज नदी पंजाब में रोपड़ पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था। सुरकोटदा, सुरकोटदा याद रख लेंगे, 1954 में खोज गया गया था। ये कच्छ में, गुजरात में, कच्छ गुजरात में है। सुरकोटदा गुजरात में है। जेपी जोशी ने इसका खोज किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने किया था। लोथल राव ने किया था, ठीक है, भोगवा नदी की। आलमगीर फिर 1958 में, याद रख लेंगे। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, यज्ञदत्त शर्मा। कौन है, धौलावीरा, जिसकी हमने बात किया है। 1967-68 में खरवेत नदी कच्छ गुजरात में है, जेपी जोशी ने, ठीक है। राखी गढ़ी 1969 में। घग्गर नदी हरियाणा, तो राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। सूरज भान ने किया था, ठीक है। राखी गढ़ी सूरज भान, मतलब जो, ऐसे याद करिएगा, राखी मतलब राख, नहीं राख नहीं होता है, जब कोई चीज जला देते हैं उसका राख बजता है। तो सूर्य की जब रोशनी ज्यादा पड़ती, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो जल जाते हैं, उससे राख बन जाता है। तो ये याद रखेंगे, राखी गढ़ी सूरज भान घग्गर नदी हरियाणा। बनावली, ये भी हरियाणा। तो राखी और हरियाणा जब बन होते हैं, वो जल जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, ठीक है। तो बन और राख, बन और राख, ये हरियाणा में। बन कैसा होता है, हरा होता है। तो ये चारों चीज याद रख लेंगे।
आर.एस. बिष्ट, ठीक है। तो क्या याद करेंगे, राखी गढ़ी हरियाणा में है और सूरजभान, बनावली हरा होता है वन, रंगोई नदी के किनारे है और आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज किया। तो इतना आपको ये याद रखना है। ये अदर फैक्ट, जैसे मान लें अभी ये पूछा गया है, तो ये पूछ लें कि रोपड़ ये किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सुरकोटदा कहाँ पे है, तो सुरकोटदा आपका गुजरात में है, ठीक है। सुर ये देखिए यहाँ सुतकोटदा है और ये सुतकांडे डोर है, दोनों में अंतर याद रख लेंगे। सुतकांडे डोर आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन अगर सुरकोटदा कहे तो ये कच्छ गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज भी जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने धौलावीरा और सुरकोटदा दोनों की खोज किया था, दोनों ही गुजरात में है। तो ये याद रखिए, यहाँ दोनों ही, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, दोनों की खोज किया इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। अब देखिए यहाँ पर किसके शासन काल में, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था इब्न बतूता। अब हम इब्न बतूता के बारे में थोड़ा देखेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे। दो नाम है ना, यहाँ इब्न बतूता है और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्हीं दो बारे में नाम हम देखेंगे। कह रहे हैं देखिए, पहले हम इब्न बतूता का जो आगमन हुआ था, मोरक्को का ये यात्री था। कहाँ का यात्री था, मोरक्को का ये यात्री था। इसका आगमन कब हुआ था, ये याद रख लेंगे 1333। बहुत बार पूछा गया है कि इब्न बतूता कब आया था। तो इब्न बतूता, देखिए इसमें अगर हम इब्न लिखें, इब्न, ठीक है, फिर लिखते हैं बतूता, ठीक है। इब्न बतूता, बाबा बहुत बार आना, तीन तीन बहुत बार। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तुगलक ने इसे अपना क्या, राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसके दरबार में आया था ना इब्न बतूता, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली का काजी बनाया गया था इसको, और किताब उल रहला नामक पुस्तक की इसने रचना किया था। तो किसकी रचना किया था इसने, किताब उल रहला नामक पुस्तक की इसने क्या किया था, यह रचना किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसकी पुस्तक क्या है, तो क्या है इसकी पुस्तक, किताब, मैं लिख देता हूँ, किताब उल रहला, ठीक है। तो किताब उल रहला इसकी पुस्तक है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। किताब उल रहला इब्न बतूता की पुस्तक है, मोरक्को का यात्री है, चीन राजदूत बनाकर भेजा गया था। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। देखिए इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं। 1325 से 1351 तक ये शासनकाल इसका था। कब से, 1325 से 1351 तक था इसका शासनकाल। थोड़ा सा हम जूम बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए 1325 ईस्वी में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद ये क्या किया, ये सत्ता पर बैठा, ठीक है। लोकप्रिय, बुद्धिमान, मूर्ख, ये बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन ये भी जो काम करता था ये अनलकी हो जाता था, मतलब जो भी काम करता था वो फेल हो जाता था, ठीक है। रक्त पिपासु, ठीक है, क्योंकि लोग क्या है, दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी ट्रांसफर हो रही थी, वहां पर यहाँ से वहां जाते जाते आधे लोग की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। स्वप्नशील, बहुत ज्यादा ये मतलब आगे की सोचता था। मूल नाम जौना खां, तो ये कई बार पूछा गया है कि जौना खां किसका मूल नाम है, तो इसका मूल नाम क्या है, जौना खां, याद रख लेंगे, जौना खां। उपाधि क्या है, उलुग खां इसने उपाधि रखी है अपनी, ठीक है, ये याद रख लेंगे। राजधानी परिवर्तन, तो 1326 से 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण किया, लेकिन ये योजना क्या हुआ, असफल हो गया। 1335 ईस्वी में दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुनः राजधानी दिल्ली को इसने कब बनाया, तो 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बना दिया। सांकेतिक मुद्रा, चांदी की कमी के कारण तांबे और कांसे के सिक्के का प्रचलन किया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों को बराबर घोषित किया। बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनने के कारण योजना असफल हो गया। खुरासान अभियान, एक तो ये देखिए इसके पूरे काम हैं, ठीक है। पहला काम क्या था, इसके प्रमुख कार्य, राजधानी परिवर्तन कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था।
तीसरा क्या था, खुरासान अभियान। ये कौन सा अभियान था, मध्य एशिया में स्थित खुरासान की अव्यवस्था का लाभ उठाकर अधिकार करने की इच्छा था। ठीक है, इसके विशाल सेना का गठन और सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया, जो कि योजना विफल रहा। सैनिकों को 1 साल का आगे का वेतन प्रदान कर दिया। कराचिल अभियान क्या था, कुल्लू कांगड़ा अथवा कुमायूं पहाड़ी में स्थित कराचिल के शासन के विरुद्ध ये कारचिल अभियान ये पूछा गया था। सुल्तान के जनधन की हानि, कराचिल के शासन सुल्तान की अधीनता स्वीकार। ठीक है, कराचिल के शासक द्वारा सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया गया था। अब ये आप देखिए, दोआब में कर वृद्धि, तुगलक की असफल योजनाओं से राजकीय कोष में आर्थिक हानि हुई। हानि की पूर्ति करने दोआब में उपजाऊ भूमि को वृद्धि कर दी। ठीक है, किसानों को कृषि कार्य छोड़कर उपज कार्य में आग लगा दिया। ठीक है, कृषि कार्य छोड़ दिया और उपज में आग लगा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रमुख तथ्य क्या है। दीवान ए अमीर कोही, सबसे ज्यादा यही पूछता है कि दीवान ए अमीर कोही ये कृषि विभाग था, इसका संस्थापक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखेंगे दीवान ए अमीर कोही, अमीर कोही। ठीक है, इसका संस्थापक, इसकी मृत्यु पर बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। ये किसने कहा था, ये बदायूं ने कहा था। 1351 में सिंध विद्रोह का दमन करते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 25 से 51 तक था ये याद रखें। इसके शासनकाल में 1336 ईस्वी में विजयनगर और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो 1336 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जैन विद्वान जिना प्रभा सूरी को संरक्षण इसने दिया था। जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी को इसने संरक्षण दिया था। तो इतना आपको किसके बारे में याद रखना है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखना है। और नीचे थोड़ा सा आपको किसके बारे में याद रखना है, इब्न बतूता के बारे में। किताबुल रहला इसकी पुस्तक थी और 1333 ईस्वी में ये आया था। ये याद रख, 1333 में आया और ये बतूता था और इसकी किताबुल रहला थी। और जितना भी ये कार्य था, खुरासीन, कराचिल अभियान, दोवाब, ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, खुरासान अभियान से कौन सा राजा मतलब रिलेटेड है, तो कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक बताएंगे। कराचिल अभियान से मोहम्मद बिन तुगलक, दोवाब में कराबिद, तो ये भी आप ये तुगलक की असफल योजनाओं में जो भी हुआ था। ये भी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद 1335 में पुनः राजधानी बनाया, तो यही सब याद रखना है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। करें निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। देखिए आपका जो बुक है, ये यूथ का बुक है, उस बुक में आपको पूरा ऐसे से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, लेकिन वहां पर मुझे एक्सप्लेन करने का वो स्पेस नहीं मिलता था, इसलिए हमने इस पर नोट पे रखा है क्वेश्चन को। ठीक है, और वही सब क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन नहीं है, वही सब क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करने का वो मिल जाता है। ठीक है, करें किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो कौन सा ऐसा कार्य था जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था, तो रेलवे जो था, आज भी जो रेलवे है वो हमारे भारत की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग रेलवे का ज़्यादा ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे जो है वो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम रेलवे जो था कब चलाया गया था ये बताना है। तो सर्वप्रथम रेलवे 16 अप्रैल, याद रख लेंगे, 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बम्बई से थाड़े के बीच में ये चलाया गया था, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है। 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, कितना, 34 किलोमीटर चला था। वायसराय कौन था इस समय का, तो इस समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, 1848 से आपका 1856 तक। ये याद रखें, भारत का गवर्नर जनरल वो 1848 से 56 तक कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। तो याद रख लेंगे लॉर्ड डलहौजी था, इतना ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका बम्बई से थाड़े 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853 में रेलवे चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था।
करें जो सिपाही विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अब थोड़ा सा 1857 के विद्रोह के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आगे पूछा जाए वो आपको याद हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पर कल ही बता चुके हैं ना, लेकिन आज फिर देखते हैं। हमारे अगर हमारे क्लास ये करता हम आप करते हैं इस क्लास को, तो यहाँ पर आपको रिवीजन बहुत मिलेगा। पढ़ाया थोड़ा कम जाएगा भले, लेकिन रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अब देखिए, कारण क्या था? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक बहुत से कारण हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कौन सा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आर्थिक विस्तार नीति की अत्यधिक करारोपण, राजस्व संग्रह सख्त, ये स्थानीय उद्योगों में वृद्धि, तो ये मतलब स्थानीय मतलब उद्योगों की क्षति जो होती है वो हुआ था। पश्चिमी सभ्यता का तेज प्रसार हुआ था, मतलब ये सब आपको याद करना है। कहाँ पर याद करना है? 29 मार्च 1857 की बात हम करते हैं। ठीक है, 29 मार्च, थोड़ा सा जूम करते हैं तब आपको ज्यादा दिखेगा। हम कह रहे हैं 29 मार्च 1857 मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में हसून और बाघ की हत्या कर दिया गया था। हुरसन और बाघ की हत्या कर दिया गया था। फिर 24 अप्रैल 1857 में क्या हुआ था? मेरठ के 99 घुड़सवार सिपाहियों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 10 मई 1800 मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया। फिर 10 मई 1857 में दिल्ली सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को शहंशाह ये हिंदुस्तान घोषित किया था। याद रखिएगा, 10 मई 1857 को सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को शहंशाह ये हिंदुस्तान घोषित कर दिया। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपके ट्रिपल एससी में पूछा गया है, याद रख लेंगे। डेट भी याद रख लेंगे, 29 मई, 24 अप्रैल, 10 मई और 10 मई 1857, इसी दोनों दिन एक ही हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं विद्रोह विफल क्या हुआ? तो यही था, कमी थी, रियासतें साथ नहीं दे रही थी। अब देखिए उनके लेखक, विद्रोह से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक देख लीजिए। खान मोहम्मद खान, सादिक खान, एक्सवेशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वीर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनकी पुस्तक थी। तो इनकी पुस्तक याद रख लेंगे। ये अब आपको दिख रहा होगा, ये इनकी पुस्तक, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, करें खान मोहम्मद सादिक खान के एक्सपेक्शन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनकी पुस्तक थी। वीर सावरकर की पुस्तक क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये याद रहे। पूरन चंद्र जोशी के रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम ये था। जॉन ब्रुस में हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी 1857-58। ठीक है, क्रिस्टोफर हर्बर्ट की द ग्रेट म्यूनिटी ऑफ इंडिया 1857। इकबाल हुसैन का रिलीज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन रिबेल्स ऑफ 1857 ये था। विद्रोह का स्वरूप, ठीक है, जो आर सी मजुमदार ने ये कहा था कि विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं थे, विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं, टी आर होम सभ्यता और बर्बत का संघर्ष था। बी डी सावरकर ने सुनियोजित और स्वतंत्र संग्राम था। जेम्स टाउन अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तानों हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम ने किया, डब्ल्यू टेलर ने कहा था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का यह षड्यंत्र था। सर जॉन लॉरेंस सीले ने कहा पूर्णतः सिपाही विद्रोह इन्होंने बताया था, कहते सिपाही विद्रोह। तो ये कौन क्या कहा था और पुस्तक याद रख लेंगे ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कई बार पूछा जाता है आपके पेपर में, दिल्ली से कौन सा लगाए थे? तो बहादुर शाह जफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 1857 से क्रांति से आएगा तो इस पेज से ही एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। दिल्ली से बहादुर शाह जफर सबको पता है, याद नहीं करना है, ये याद रखेंगे। जॉन निकोलसन, ठीक है, तो जॉन निकोलसन आपका ये दिल्ली से, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, वहां यही संभाल रहे थे। करते लखनऊ, बेगम हजरत महल, सर कॉलिन कैंपबेल। तो लखनऊ से सर कॉलिन कैंपबेल, कैंपबेल नाम याद रख लेंगे। लखनऊ कैंपबेल, हजरत महल कैंपबेल। कानपुर से नाना साहब सबको याद रहता है, कॉलिन कैंपबेल। तो लखनऊ वो कानपुर 90 किलोमीटर की ही दूरी है, तो दोनों जगह एक ही लोग संभाल लिए, कैंपबेल कैंपबेल।
झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज, एक बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई से तात्या टोपे झांसी, तो ये जनरल ह्यूरोज याद रखेंगे। बरेली खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैंपबेल, तो बरेली में कॉलिन कैंपबेल। बिहार में कुंवर सिंह आरा से विलियम टेलर, तो याद रखें बिहार में कुंवर सिंह आरा से थे विलियम टेलर। इलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली, तो इलाहाबाद बहुत पूछा जाता है, लियाकत अली। जनरल नील, तो याद रख लेंगे जनरल नील, ठीक है, तो नील याद रख लेंगे। तो नील की बात आ जाएगा तो आप कहाँ याद रखेंगे, इलाहाबाद। बिहार की बात आ जाएगा कुंवर सिंह, विलियम टेलर याद रखेंगे, बिहार टेलर, विलियम टेलर, बिहार विलियम टेलर, ठीक है। बरेली से आपका कैंपबेल याद रखेंगे, झांसी ग्वालियर से जॉन ह्यूरोज याद रखेंगे। ये हीरोज बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इन्होंने कहा था बहुत ही बहादुर हैं। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में सर कॉलिन कैंपबेल और दिल्ली में जॉन निकोल्स, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी टॉपिक रहे थोड़ा सा डिटेल चलता है, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा यहीं पर रिवीजन हो जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता दिया उसको आगे बढ़ गया तो आपका रिवीजन कम हो पाएगा। यहाँ पर क्या है, आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगे कि आपको कुछ मिल रहा है, रिवीजन करने का मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। देखिए हर चीज़ें आपको फ्री कॉस्ट ही पढ़ाई जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। सिर्फ आपसे यही बोला जाता है चैनल को ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है, और थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, कह रहे हैं सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने ये कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, किसने किया था ये बताना है। तो बताइए किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। कहाँ से थे, ये मद्रास से थे, याद रख लेंगे मद्रास से थे, और इन्होंने पहली बार अध्यक्षता किया था, ठीक है। इनका बदरुद्दीन कब किया था, 1887 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लेंगे 28 दिसंबर और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन किया था, एओ हुम ने किया था। अब हम यहाँ पर इस पेज पे चलते हैं, ठीक है, ये पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कौन कहाँ पर अधिवेशन के जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको हम देख लेते हैं। देख एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका याद रहे। पहला वाला पढ़िए, 86 में दूसरा वाला जो हुआ था वो उसकी बताइए। पहला वाला तो हम बता ही दिए, दूसरा वाला बताइए, ठीक है। तो दूसरा वाला कौन सा था, तो दादा भाई नौरोजी। पहला वाला ये पहला वाला कौन से थे, जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके कौन थे बताइए, तो उसके कौन थे, भोमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरे वाले कह रहे हैं कलकत्ता में हुआ था, 1886 में दूसरा वाला हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो दूसरा 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे। अब देखिए तीसरा आपका मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, अभी हमने बताया है। 88 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यो हुम थे, उन्होंने किया था लेकिन वो अध्यक्षता नहीं किए थे, ये याद रखेंगे। 1888 में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। पांचवा 1889 में बम्बई में हुआ था, सर विलियम बेडनवर्न, ठीक है। 90 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता हुआ ने किया था। 86 में याद रख लेंगे कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी, पहली बार वंदे मातरम गान हुआ था यहाँ पर। तो 1896 में, ये 1896 में 12वां, याद रखेंगे 12वां अधिवेशन था ये इसका कांग्रेस का, उसी में पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ था। 1906 में 22वां कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें दादा भाई नौरोजी फिर आए थे 1906 में। तो कई बार ये पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दादा भाई नौरोजी फिर आ गए हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे यहाँ पर दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में, और पहली बार स्वराज का प्रयोग हुआ था। तो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज का यहाँ पर प्रयोग किए थे 1906 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी दादा भाई नौरोजी आए थे, इसके बाद आपका ये यहाँ भी आए थे, ठीक है। और यहाँ देखिए 1907 में सूरत रास बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर कांग्रेस का याद रख लेंगे, प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक। 11 में हुआ था बिशन नारायण धर, कलकत्ता में पहली बार जनगण मन गायन हुआ। तो ये पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो बिशन नारायण धर,
ठीक है, नारायण नारायण ना गाना होता है ना, तो ऐसे जनगण मन गाया गया था, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, बिशन नारायण धर, ठीक है, तो ये हो गया आपका। और यहाँ किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? बंदे रहमतुल्लाह सयानी, तो वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी। अब देखिए, लखनऊ में 1916 में अंबिकाचरम मजूमदार थे, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1924 में 40वां अधिवेशन था बेलगाम में, महात्मा गांधी, ठीक है, तो याद रख लेंगे बेलगाम में महात्मा गांधी, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे क्या है, बेलगाम महात्मा गांधी। यहाँ 40वां दिया गया है, 40 नहीं हुई, ये 39वां अधिवेशन था। ठीक है, तो गांधी जी का 1924 वाला 39वां अधिवेशन था, ना कि 40वां अधिवेशन था बेलगाम वाला। तो बेलगाम महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। और यहाँ पर क्या था, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता किया था। तो 1906 में एक बार किया था, एक बार आपका उन्होंने किया था इससे पहले 1893 में किया था। इसके बाद ये 1886 में एक बार किए ही थे। 86 वाला कहाँ गया? 1886 दादा भाई नौरोजी यहाँ 86 में किए थे। इसके बाद 93 में भी किए थे दादा भाई नौरोजी। तो याद रखेंगे 93 में कौन सा अधिवेशन था? लाहौर में अधिवेशन था। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन ये था, लाहौर अधिवेशन। ये कलकत्ता था, कलकत्ता था। ठीक है, और ये 6 वाला कहाँ था? तो 6 वाला भी आपका क्या था? कलकत्ता था। तो ये भी आपका कलकत्ता था। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था, 93 में अध्यक्षता किया था, 1906 में किया था। तो तीनों यारा वाला याद रखिएगा, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब देखिए 25 में, 1925 में याद रखेंगे, कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1927 में मद्रास में डॉक्टर ए एम अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसी में हुआ था, 1927 में। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। यहाँ स्वाधीनता की मांग है, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की अगर मांग थी तो 1929 में हुई थी। 31 में कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था 1931 में, जो कराची का अधिवेशन था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1931 में, ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब 1937 की अगर हम बात करते हैं तो फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन ये था। तो फैजपुर में गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, ये याद रखेंगे। क्या था? गांव में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 38 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, 39 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का त्यागपत्र यही त्रिपुरी संकट इसलिए बोला जाता है। ठीक है, 39 में। ठीक है, इसके बाद 40 में रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा अगर कोई कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर था तो यही थे उस समय। ठीक है, अब देखिए 46 में याद रख लेंगे मेरठ में जेबी कृपलानी, 48 में जयपुर पीवी पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ था 1948 में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो इतना आपको याद रखना होगा, ये मेन मेन अधिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के। तो आई होप आपको याद हो गया होगा जो मेन मेन, मैं कहूँ 39 में त्रिपुरी, 38 में हरिपुरा, त्रिपुरी में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा। और 40 में अबुल कलाम आजाद रामगढ़। ठीक है, 46 में मेरठ जेबी कृपलानी, 48 में जयपुर में, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। इतना सब याद करना है। चलते हैं न देखते हैं, याद अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कह रहे हैं जो भारत के संविधान है उसकी मुख्य विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो कह रहे हैं हमारे भारत की संविधान त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय सरकार रखता है। ठीक है, तो क्या ये सही है? त्रिस्तरीय सरकार तो एकदम सही है, हमारा त्रिस्तरीय सरकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करें क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो सही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में है। सबसे छोटा लिखित संविधान, ये गलत है। हमारा सबसे बड़ा सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें क्या है, जिसमें 22 भाग हैं। तो याद रख लेंगे 22, मूल में 22 भाग
12 अनुसूची हो गया है। अब याद रख लेंगे क्या है, 12 अनुसूची हो गया है। या पहले 8 थी, अब 22 हो गई है। 395 अनुच्छेद, ठीक है। इसी में ए बी सी डी कुछ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन 395 है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है, सार्वभौमिक मताधिकार है, वयस्क राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। हमारे संविधान की एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, ये भी आपका नागरिकता, अगर ये भी पूछे तो ये भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं कि आंध्र प्रदेश का अलग आपका वोटर बना है, यहाँ अलग बना है, सब एक ही है, एक ही। मतलब आप आंध्र प्रदेश के निवासी, ये नहीं कि आप कहीं जाएंगे कि हम आंध्र प्रदेश, आप भारत के निवासी हैं, ठीक है, भारत के। ये नहीं कि आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ दोनों नागरिकता मिले, नहीं, एक ही नागरिकता मिलती है, ठीक है। आप मतलब ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य भी, हमारे कहीं कहीं मौलिक कर्तव्य नहीं होता, लेकिन हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हैं, तो यही सब याद करना है। त्रिपुरा को कब भारत त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, कह रहे हैं त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कब दिया गया याद रखें, कब दिया गया, तो ये याद रख लेंगे 1972 में त्रिपुरा को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 1972 में, ठीक है। तो 1972 में तीन चीजें हुई थी। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, तो यहाँ पर मैं स्टेट लिख देता हूँ। पहले हम आंध्र प्रदेश लिख देते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 1953 में। मैं पूरा बताते चलूंगा, पूरा याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद गुजरात की हम बात करते हैं, तो गुजरात का जो गठन था तो ये कब हुआ था, 1960 में, 1 मई 1960, वो सब मत याद रखिए, 1960 याद रखेंगे, 1 मई 1960। नागालैंड, हम कहते हैं नागालैंड, नागालैंड का कब गठन हुआ था, तो नागालैंड का कब हुआ था, 1 दिसंबर, याद रख लेंगे क्या, 1 दिसंबर 1963। तो 63 याद रख लेंगे, 60 याद रख लेंगे, 53 याद रखेंगे। नागालैंड के बाद क्या है, हरियाणा आप याद रखेंगे। हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा 1966 में 1 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश का गठन जब पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। फिर आपका मेघालय आता है, मेघालय आपका, मणिपुर आता है, मेघालय, मणिपुर आता है, और त्रिपुरा आता है, ठीक है। ये मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब एक ही दिन आपका गठन हुआ था। कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 में। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। मेघालय हो गया, मेघालय जैसे आप यहाँ पर नक्शा बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आपका मेघालय हो गया 1972, ठीक है। यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर ऊपर है ना, तो 1972, ठीक है। और त्रिपुरा यहाँ पे पड़ता है ना, तो 1972। तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो दो ऐसे लिखा जाता है ना, फिर ऐसे बन जाता है, तो ऐसे दो लिख के ऐसे बन गया, ठीक है। सात इधर ही है, तो यहाँ दो लिख के सेवन सिस्टर ना, तो ऐसे यहाँ करते हैं तब सेवन सिस्टर आ, तो सात यहाँ है, तो ऐसे करके ये 72 72 72। कौन सा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम मत करिएगा, मिजोरम भी आ रहा है, ठीक है। तो यह याद रख लेंगे। अब सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम कब आता है, तो सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम आता है आपका, सिक्किम, सिक्किम 1975 में आया था, ठीक है। सिक्किम कब, 1975 में। फिर मिजोरम आता है, मणिपुर के नीचे क्या है, मिजोरम, मिजोरम कब आता है, तो मिजोरम आपका 1987 में आता है, मिजोरम 1987 याद रख लेंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपका कब आता है, तो अरुणाचल प्रदेश 1987 में आता है। तो याद रख लेंगे, मिजोरम हो गया, अरुणाचल जो एकदम ऊपर वाला है, तो 1987 इसको कर दीजिएगा। इसको नीचे वाला एकदम कौन है, मिजोरम है, तो 1987 दोनों एक ही दिन हुआ था, 1987 और 1987 एकदम ऊपर एकदम नीचे दोनों एक ही कर दीजिएगा। यहीं बीच में नागालैंड आएगा, तो 1963 कर दीजिएगा, ठीक है। नागालैंड 1963, ये हो गया यहाँ पर। अब आपका गोवा,
गोवा भी आपका क्या है 1987 में था, तो 1987 डेट इसका अलग है लेकिन 1987 में इसका था, ठीक है, तो याद रख लेंगे। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, इसका 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। यूके का मतलब, यूके मतलब यूके नहीं, उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अब हम कहते हैं झारखंड, ठीक है, तो झारखंड, ठीक है, ऐसा झारखंड समझ आइए। झारखंड क्या हुआ था, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। सब 2000 है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, एक को बैठक किए, फिर 9 को, फिर 15 को, ठीक है। फिर आपका क्या है, तेलंगाना, तो तेलंगाना याद रख लेंगे, तेलंगाना, तो तेलंगाना कब याद रख लेंगे, 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014, ठीक, तो ये याद रख लेंगे, 2 जून 2014। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे, कौन कौन सा याद रखेंगे। यहाँ पर क्या याद रखेंगे, 1953 याद रख लेंगे। गुजरात क्या याद रखेंगे, 1960 याद रखेंगे। नागालैंड याद रखेंगे, 63 याद, 53 63, ठीक है। फिर हरियाणा का याद रखेंगे, 66 याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का याद रखेंगे, 71 याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का 71। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72 में, 21 जनवरी 1972, ये देखिए 1972 क्वेश्चन पूछा गया था। सिक्किम याद रखेंगे, 1975 याद रखेंगे। मिजोरम याद रख लेंगे, तो मिजोरम का कहाँ याद रख लेंगे, तो मिजोरम का 87 याद रख लेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 87, गोवा का, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा का 87। इसके बाद आप क्या याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का 2000, उत्तराखंड का 2000, 9 नवंबर 2000, झारखंड का 15 नवंबर 2000, तेलंगाना का 2 जून 2014, इतना याद रख लेंगे। अब आपका देखिए देखिए इसी क्वेश्चन में हमने पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया। आप घटना चक्र में देखेंगे ये पूरा टॉपिक ही है, इतना अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए तो घटना चक्र के आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, घटना चक्र के 20 क्वेश्चन जाके कर दीजिए, ठीक है, पीसीएस लेवल के। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या कर रहा है। करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों में ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, सरकारों में ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए, तो ग्राम पंचायत कौन है, अनुच्छेद 40, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम कुछ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको भी कवर कर लेते हैं, इसके बाद ज़्यादा नहीं होगा आपका, इसको लेकिन हम कवर करेंगे। हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपका यहीं पर इसी क्लास में मैं सोचता हूँ आपका रिवीजन होता रहे। अगर आपको देखिए रिवीजन करना हो तो आपको ये बेस्ट क्लास मिलेगी। ये नहीं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूं और आपको सिर्फ रटा दूं, ये इसका ये आंसर होगा, ये इसका ये आंसर होगा, नहीं, इसका मतलब नहीं है। आप क्या करिए, हर क्वेश्चन को या उसके इर्द गिर्द भी पढ़िए कि ये क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का परिचय देखते हैं। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से, आयरलैंड से, भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935, ठीक है, तो याद रख लेंगे। ये स्रोत कहाँ है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारतीय संघ में शामिल होने की अवधारणा, भारत सरकार 1935। उद्देश्य, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आपका 4, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। वाद योग्य मतलब क्या है, अगर आपका राज्य, कोई सरकार, आपका कोई विधायक, कोई सांसद, कोई गवर्नमेंट आपका क्या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को नहीं लागू करती जो हमारे संविधान में दिया है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हम लेके चले जा रहे हैं यहाँ पर हाई कोर्ट, कुछ सुनवाई नहीं होने वाली है, ठीक है। इनका मन करेगा हम लागू करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं लागू करेंगे। 36 से 51 तक का इनका ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है। संवैधानिक उपबंध है सब पूरा, ठीक है, इसका आर्टिकल दिया गया है। अब संबंधित मत क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है, ये नई विशेषता है। ग्रेविन ऑस्टिन कहते हैं संविधान की अंतर आत्मा
अंतरात्मा कहते हैं ग्रेविन ऑस्टिन कहते हैं। प्रोफेसर केटी शाह कहते हैं डीपीएसपी बैंक पर चेक की तरह है जो चेक की सहमति पर देय होता है। ठीक है, तो याद रखें जो बैंक की सहमति पर देय होता है, चेक की सहमति नहीं। बैंक चाहे तो वो चेक भजा दे, अगर नहीं चाहे तो भजा नहीं सकते आप। ठीक है, अब देखिए टी कृष्णाचारी क्या कहते हैं, कहें नीति निर्देशक तत्वों की भावनाएं कूड़ेदान के समान है। नीति निर्देशक तत्वों की भावनाएं कूड़ेदान के समान है, मतलब इनका कहने का मतलब जब आपके पास ये रखा गया है तो फिर आप जा क्यों नहीं सकते। ठीक है, ये अब देखिए गांधीवादी कहते हैं गांधीवादी की अवधारणा यहाँ कौन सी है, तो एक तो जो अभी क्वेश्चन हम बताएं वही है, अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48। समाजवादी का 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43, 47। उदारवादी 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51, ये सब है। अभी हमको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहीं पर हम पूरा देख लेते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। यही आप पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक टॉपिक कौन सा रिवीजन करवा दिया, हमने आपको टॉपिक का रिवीजन करवा दिया, ये कौन सा राज्य कब गठन हुआ था। ठीक है, अब इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। 36 क्या कहता है, 36 कहता है राज्य की परिभाषा। 36 आपको क्या कह रहा है कि राज्य की परिभाषा इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम 37 पे आए, कहें गैर न्याय, इस मत में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। यही इसका तो ऊपर ऊपर ही बता दिए थे कि ये कहीं पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, गैर वाद्य योग 19 अनुच्छेद 37 है, क्या कहता है अनुच्छेद 37। अब यहाँ पर क्या कहता है अनुच्छेद 38 कहता है राज्य द्वारा लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। ठीक है, 38(2), ठीक है 38(2) भी रखा गया। तो 38(2) संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा कह रहा है कि किसी भी स्थिति में असमानताओं को कम करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 39, 39 में क्या है 39(a) कह रहे हैं। ठीक है, ठीक 39 में हम देखते हैं 39 से करें आजीविका को पर्याप्त साधन। आजीविका 39 से क्या कहता है, आजीविका को पर्याप्त साधन। 39 बी क्या कहता है भौतिक संसाधनों के लिए सर्वोत्तम तरीके होते हैं। सी क्या कहता है धन का संकेंद्रण नहीं करना, मतलब जो लोग करोड़पति अरबपति हो जा रहा हूँ वो नहीं करना है, 39(सी). डी क्या करना है पुरुषों महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है 39(डी), ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39(डी) हमारा क्या कहता है कि समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर पुरुष और महिला है, मेल फीमेल है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। जबरन कार्य की मनाही है, तो 39(ई) क्या कहता है कहीं पर आप किसी से जबरन कार्य नहीं करा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर। ठीक है, 39(F) कहते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान का अवसर देना होगा। ये सब कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रख लेंगे, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। अब देखिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था अनुच्छेद 40 कहता है, तो आर्टिकल 40 का कहता है ग्राम पंचायत की व्यवस्था को के बारे में बात करता है, तो याद रख लेंगे ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है 40 हो गया। अब इसके बाद 41 देखते हैं, काम शिक्षा व सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ठीक है, तो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे काम शिक्षा व सार्वजनिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 41 कहता है। तो 41 क्या कहता है कि काम मिलना चाहिए, शिक्षा मिल जाना है, सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 41 फर्स्ट, तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होती है, आपको काम मिलना चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, 40 तो हो गया ना, 40 क्या कहता है ग्राम पंचायत की व्यवस्था शक्तियां। 41 क्या कहता है काम शिक्षा सार्वजनिक अधिकार और सहायता मिले। 42 का कहता है काम की न्याय संगति और मानवोचित
दशाओं व प्रसूति सहायता का उपबंध मिलता है। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं की प्रसूति सहायता उपबंध मिलता है। 42 हो गया। 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 43 याद रख लेंगे। कहते हैं 42 हो गया काम की न्याय संगत। 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना बढ़ाया। 43 से उद्योगों को श्रमिकों की भागीदारी। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, में 43 बिल जोड़ा गया। सरकारी सहकारी समितियों का प्रबंधन, तो सहकारी समितियां जो होती हैं उनका प्रबंधन, ठीक है। 97वां संशोधन 2011 जोड़ा गया। और ये 43 एक क्या जोड़ा गया था? 42वां संविधान 1976 में उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। 43 बी सहकारी समितियों का प्रबंधन। 27वां संविधान संविधान संशोधन, तो याद रखेंगे 43 बी क्या कहता है? ये 97 सहकारी समितियों का 2011 में 97वां संशोधन आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बोला पूछा गया है, सहकारी समितियों का मैनेजमेंट। ये 43 बी नहीं पूछता, पूछता है कब संशोधन किया गया था, तो 2011 में 97वां संशोधन। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 43 हो गया, यहाँ पर उद्योगों और श्रमिकों की भागीदारी, सहकारी समिति। अब देखिए सहकारी समितियां जो होती है उसमें भी सबकी भागीदारी होती है, तो 43 भी जोड़ दिया गया जब 43 ए था। ठीक है, तो ये याद रखें 43 कहता है श्रमिकों के निर्माण मजदूर उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना 43 है। तो देखिए कुटीर में क्या पड़ता है? कुटीर में 3 अक्षर पड़ते हैं, कुटीर में 3 अक्षर पड़ते हैं, तो यहाँ पर अनुच्छेद 43 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 3 अक्षर पड़ा ना, 43। 44 बताना नहीं है, समान नागरिक संहिता, 4 समान होता है। ठीक है, तो ये याद रखें 44 हो गया। अब 45 देखते हैं। 45 हमारा क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर। यहाँ ये वाला वर्ड याद रखेंगे, यहाँ 14 वर्ष दिया रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष नहीं ना, 8 वर्ष, 14 वर्ष दिया रहेगा। 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, तो याद रखेंगे क्या है? 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। फिर 86वां संविधान संशोधन आया के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अब ये हो गया। 45 हो गया। 46 का अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 46 कहता है। तो 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जातियों जनजातियों के अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देना। 47 का कहता है राज्य पोषण और जल जीवन स्तर के ऊपर उठने के लिए ध्यान औषधीय, मतलब ये पोषण ओषण की बात करता है, हेल्थ वेल्थ की बात करता है 47। 48 क्या करता है? कृषि पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से और दुधारू माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगा देना, गैया उइया को नहीं मारना चाहिए, तो ये है। ठीक है, इस पे 48 कहता है। 48 ये पर्यावरण सुधार और संरक्षण तथा जीवों की सुरक्षा। 48 ए बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 ए, ठीक है, पर्यावरण सुधार और संरक्षण पर बल दिया गया है। 48 में क्या कहा गया है? मवेशियों का वध करना गलत काम है। ठीक है, 49 से क्या कहा गया है? तो 49 कहा गया राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जैसे इंडिया गेट हुआ, लाल किला हुआ, इन सबको क्या करना है? इन सब की वस्तुओं का संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का क्या करना? संरक्षण करना, 49 कहता है। ठीक है, अब 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, 50 कहता है। ठीक है, 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हो गया आपका 51। चलते हैं 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, चलते हैं, देखते हैं। कर निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही ढंग से ग्रहों और उनके आकार को अवरोही क्रम में दर्शाता है? ठीक है, बताइए। अब देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि सबसे छोटा ग्रह पूछ रहे हैं, ये बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सबसे छोटा। तो चलिए बताइए, आप लिख दिया करिए, जैसे आप एक पेन कॉपी लेके बैठा रहिए करिए, फिर आप उसको लिख दिया करिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये बृहस्पति सबसे बड़ा है। जिसके बाद आपको कौन दिख रहा होगा? ये शनि दिख रहा होगा। तो बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण हुआ। ठीक है, तो शनि के बाद कौन सा ग्रह हुआ? अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं, वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं, प्लूटो तो अब तो चला ही गया है। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब छोटा हो रहा है, तो ये छोटा अवरोही क्रम में जा रहा है। ठीक है, अवरोही। ठीक है, मतलब पहले ये हुआ बृहस्पति, फिर आपका
ये शनि हुआ, फिर आपका ये अरुण हुआ, फिर वरुण हुआ, ठीक है। अभी और भी बड़ा है ना, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा ग्रह हो जाए, अब इधर ही थोड़ा, उधर तो हो गया, अब इधर देखिए, फिर आपका पृथ्वी आ जाता है, तो पृथ्वी आ गया ये, तो पृथ्वी आ गया। पृथ्वी के बाद कौन सा आ गया, पृथ्वी के बाद पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र, तो पृथ्वी की बहन शुक्र हो गया। फिर आपका मंगल हो गया, मंगल के बाद लास्ट में आपका बुध हो गया, तो सबसे छोटा बुध हो गया, ठीक है। तो याद रख लेंगे, यहाँ पर वरुण के बाद पृथ्वी पे आइएगा, पृथ्वी की बहन भी ले लीजिएगा, पृथ्वी की बहन शुक्र है ना, तो शुक्र है, फिर मंगल आएगा, फिर बुध, बुध लास्ट में आएगा, तो इधर जब आएंगे बुध के बाद शुक्र, ये बुध लास्ट में, पृथ्वी के बाद शुक्र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आपका यूरेनस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका पृथ्वी आ जाएगा, फिर आपका मंगल आ जाएगा, फिर आपका बुध आ जाएगा, यही आपका सही होगा, क्योंकि बृहस्पति से बड़ा शनि थोड़ी है, गलत हो गया, ठीक है। और शनि से बड़ा यूरेनस थोड़ी है, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी से बड़ा मंगल थोड़ी है, ये भी गलत हो गया, तो यही आपका बचा, ठीक है, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है, ये देखिए आपको स्पेन दिख रहा होगा, इधर मोरक्को था जहाँ इब्न बतूता 1333 में आया था, किताब रहला इसकी पुस्तक थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से अब यहीं पर आपका क्या है, ये जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, यहीं पे आपका ग्रेनाडा है, तो याद रखेंगे कहाँ पर ग्रेनाडा है, ये पूछ रहा है कि ग्रेनाडा आपको कहाँ पर पड़ेगा, तो ग्रेनाडा एक कैरिबियन देश है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर ही यहाँ पर पड़ता है ना, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो क्या बोलेंगे, ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। कैरिबियन सागर में है, अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर आपको भूमध्य सागर ही देना चाहिए, ठीक है, कैरिबियन सागर नहीं, क्योंकि ये आपको स्पेन के नीचे ही है ना, तो यहाँ पर देना चाहिए आपको, कैरिबियन सागर तो आपका ये और नीचे पड़ जाता है, ठीक है, इस साइड में पड़ जाता है, ठीक है। ये ग्रेनाडा अलग है, ये ग्रेनाडा, ग्रेनाडा जो ये वाला दे रहा है, ये आपका एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, उसका स्पेलिंग अलग है, इसका स्पेलिंग क्या है, GRA, उसका GRE होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं सर्च कर लेता हूँ, GRENADA, अब ये होता है आपका ग्रेनाडा, एक बार सर्च करते हैं ये ग्रेनाडा कहाँ मिलता है, ग्रीनाडा, ये वाला आपका, ये देखिए, यहाँ पर ग्रेनाडा, ये देखिए आपको ग्रेनाडा ये मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला ग्रेनाडा, ये ग्रेनाडा है, ये ग्रेनाडा यहाँ पे पड़ता है GRA, ठीक है, एक बार उस पे इंग्लिश में भी आप देख लिया करिएगा, ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आए। अब यहाँ देखिए ग्रीनाडा, तो ग्रीनाडा क्या है, ग्रीनाडा आपको देखिए कैरिबियन सी है ना, तो कैरिबियन सी, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ, आपका सही हुआ, कैरिबियन सी है तो कैरिबियन सागर में है, तो ग्रीनाडा आपको कहाँ पे पड़ेगा, तो ग्रीनाडा आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है, लेकिन कैरिबियन सागर में स्थित है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में तो बड़ा है, लेकिन उसी में कैरिबियन सागर है शायद, तो कैरिबियन सागर में इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी सेंट जॉर्ज है, तो याद रख लेंगे सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है, तो याद रखेंगे क्या है, सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है। अब यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, सेंट जॉर्ज, ये देखिए सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है, तो ग्रेनाडा की राजधानी क्या है, सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है, ठीक है, ये याद रख लेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ मत याद रखिए, तो कैरिबियन सागर आपका सही हो जाएगा, देखिए हमने मैप से भी दिखा दिया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, करें, पारिस्थितिकी अवधारणा संक्रमण का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो इसकी किसके द्वारा, बेनेट के द्वारा किया गया, 1976 में किया गया, ठीक है।
तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा 1976 में किया गया। 1976 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया ये बताना है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा ये कब पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। अब यही वाला आपका हम देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ बड़ा करते हैं। अब हम देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, थोड़ा सा तो भारतीय वन अधिनियम 1927 बात करता है। तो याद रख लेंगे भारतीय वन अधिनियम 1927 है। ठीक है, यही याद करिए, ये सब छोटा मत याद करिए। वन अधिनियम 1927। वन नीति कब आई थी। 1980 में। तो वन नीति 1980 में आई थी, याद रख लेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। जैव विविधता अधिनियम क्या था। 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब था। 2002 में जैव विविधता अधिनियम था। प्रतिपूरक वर्गीकरण कोष अधिनियम 2016 में आया था। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। ठीक है, बस अब इसका उद्देश्य ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ इतना याद रख लेंगे कौन सी नीति कब आई थी। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया था। 2002 में आया था। एक आया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव आपका अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम कब आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो 1972 में वन्य जीव अधिनियम आया था। जब आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 1986 में आया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। 1972 में आया था। जैव विविधता 2002 में आया था। बस इससे ज्यादा मत याद करिए कोई। वन जैव विविधता संस्थान कौन है, कहाँ पे है। कह रहे हैं वन जैव विविधता अधिनियम कब आया था। तो ये याद रखेगा 2002 में आया था। कब आया था। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। यहाँ पर जैव जैव विविधता यहाँ अधिनियम लिख दीजिए। ठीक है, ये तब 2002 में आया था। आप कह रहे हैं वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। मैं कहूँ भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है। तो ये देहरादून में है। देहरादून में पड़ता है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है। क्या करें। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। ठीक है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है। तो ये कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता। कोलकाता देहरादून कोलकाता। वन्य जीव संस्थान देहरादून। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में पड़ता है। मैं कहूँ भारतीय वन प्रबंधन, बहुत मैनेजमेंट वाला है। वन प्रबंधन। वन प्रबंधन कहाँ पे है। प्रबंधन भोपाल होता है। ठीक है, तो भोपाल में वन प्रबंधन हो। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान क्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ठीक है, पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पे पड़ता है। पर्यावरण शोध संस्थान आपका नागपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है। नागपुर में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र। भारतीय वन सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये कहाँ पे पड़ता है। तो ये देहरादून में पड़ता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। वन प्रबंधन भोपाल में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। ये याद कर लीजिए बहुत। जब पर्यावरण शोध आएगा तो नागपुर में। वन सर्वेक्षण आएगा तो देहरादून में। प्रबंधन आएगा भोपाल में। ठीक है, वन्य जीव संस्थान आएगा तो देहरादून में। ठीक है, सर्वेक्षण कलकत्ता। ठीक है, सर्वेक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रबंधन वाला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है।
कौन सा एक वायुमंडलीय मीथेन उत्सर्जक का एक स्रोत है? वायुमंडलीय मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जक स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? आर्द्र भूमि है। तो अगर सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन स्रोत कहाँ से होता है, तो ये याद रखिएगा, धान का खेत। धान का खेत यहाँ पर सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। याद रख लेंगे क्या है? धान का खेत पहला हो गया। दूसरा क्या याद रख लेंगे? कोयले की खादानें। तो याद रख लेंगे, कोयले की खादानें यहाँ से होता है, कोयले की खादानें। ठीक है, कोयले की खादानें। तीसरा क्या याद रख लेंगे? कोयले की खदानें के बाद घरेलू पशुओं की जो जुगाली होती है, पशुओं की जुगाली, ठीक है, पशुओं की जो जुगाली होती है, ये यहाँ से बहुत ज्यादा उत्सर्जित होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है? आर्द्र भूमि होता है, आर्द्र भूमि होता है। ठीक है, और समुद्री जो आपका जलीय मीथेन उत्सर्जन करते हैं, समुद्री वो समुद्र से भी कुछ होता है ना मीथेन से। तो यहाँ पर धान का खेत, कोयला खदान, जुगाली, आर्द्र भूमि, ये सब। तो यहाँ पर आर्द्र भूमि याद रख लेंगे। आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, कोयले की जो खादानें हैं, खनन से तो उतना नहीं होता, लेकिन कोयले का खनन भी यहाँ पर हो जाएगा, चिमनी से तो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है, ये हमको लग रहा है वो ये आर्द्र भूमि। ठीक है, तो आर्द्र भूमि लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। चलें, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो अमसोत चोटी। याद रख लेंगे, अमसोट चोटी है। कहाँ पे पड़ता है ये अमसोट चोटी? तो ये आपका सहारनपुर में पड़ता है। तो सहारनपुर में ये पड़ता है, ये याद रखें। कहाँ पर? सहारनपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लेंगे, पटना वन्यजीव अभयारण्य, ये एटा में है। ठीक है, पटना वन्यजीव अभयारण्य ये एटा में है, यही सबसे छोटा है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कहाँ पे है? एटा में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पश्चिम बिहार थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लाख बेहोशी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो ये आपका कन्नौज में लाख बेहोशी पश्चिम बिहार है। हरदोई में क्या है? सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। गोंडा में है क्या? पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। ठीक है, गोंडा। संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम बिहार या वन्यजीव बिहार। ठीक है, बलिया में क्या है? जयप्रकाश नारायण सुरताल पश्चिम बिहार। ठीक है, बलिया हो गया। अब आपका कहाँ पे हो गया? प्रयागराज। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र यहाँ पे है। ठीक है, प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार आपका। समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में। ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में पड़ता है, विजय सागर। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज उन्नाव में पड़ जाएगा आपका। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार लाख बिहोशी पश्चिम बिहार कन्नौज में। सबसे छोटा पश्चिम बिहार सेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़ में। ठीक है, सबसे छोटा पश्चिम बिहार सेखा झील। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में पड़ जाएगा। सुर सरोवर पश्चिम बिहार आपका कहाँ पड़ जाएगा? आगरा में पड़ जाएगा। सुर सरोवर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सुर सरोवर आगरा में। पटना आपका यही सबसे छोटा था, वन्यजीव अभयारण्य एटा में। ठीक है, तो एटा में। अब इसके बाद सेखा आपका अलीगढ़ में पड़ जाएगा, सेखा अलीगढ़ में। और ओखला आपका कहाँ पे पड़ जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में। तो ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में। तो इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, पश्चिम बिहार आई होप आपको एक रिवीजन हो गया होगा। ओखला आपका गौतम बुद्ध, सेखा अलीगढ़, पटना एटा, सुर सरोवर आपका आगरा हो गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज जिसको बोलते हैं ये उन्नाव में है। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार लाख बिहोशी कन्नौज में है। सबसे छोटा सेखा जो अलीगढ़ का है। विजय सागर ये महोबा में है। समस्तपुर रायबरेली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रताप आप भीमराव अम्बेडकर आपका प्रतापगढ़। चांद खमरिया कृष्ण आरक्षित केंद्र आपका प्रयागराज। आपका यहाँ पर क्या है? जयप्रकाश नारायण सुरताल बलिया हो गया, बखीरा, संत कबीरनगर, पार्वती, गोंडा, सांडी, हरदोई, लाख बिहोशी कन्नौज। बस इतना याद रखना है। चलते नहीं सकते हैं।
लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? करें जो चार्ज वितरण है वो क्या बनाता है? ठीक है, तो ये क्या लेजर बीम बनाता है। तो याद रखेंगे जो ड्रम जो घूमता है लेजर प्रिंटर में वो एक बीम बनाता है। तो याद रख लेंगे क्या बनाता है, बीम बनाता है, जिससे क्या है पिक्चर क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो ओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है? करें ओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है ये बताना है। तो ओ सिस्टम में ड्राइवर का क्या है, क्या काम है? ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, जब कोई सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम में ड्राइव डिवाइस, जैसे कोई आपने लैपटॉप लिया है, ठीक है, लैपटॉप लिया है, ठीक है, लैपटॉप का क्या करता है, आप क्या करते हैं, अगर आप अपना कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं कभी कभी तो नहीं होता है, या कभी आपका माइक नहीं काम करता है, ठीक है, या कभी कोई इंस्ट्रूमेंट आपका नहीं काम करता है, तो आप क्या करते हैं उसमें ड्राइवर डाउनलोड करते हैं ना, क्या करते हैं ड्राइवर डाउनलोड करते हैं। जब ड्राइवर डाउनलोड करते हैं तो आपका जो कीबोर्ड है वो कनेक्ट हो जाता है, या कोई और भी चीज सिस्टम कनेक्ट करते हैं तब भी कनेक्ट हो जाता है जब ड्राइवर डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, माइक आपका कनेक्ट हो जाता है। अगर आपका ड्राइवर नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम से कोई अन्य चीजें कब कनेक्ट हो पाएंगी, नहीं कनेक्ट हो। तो वही कह रहा है कि ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ रूप से कार्य करना। तो यही तो आपको कहना मैं चाह रहा हूँ। आपका वो कंप्यूटर है, आपका यहाँ पर कीबोर्ड है, ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर तार लगा रहे हैं, काम ही नहीं, जैसे ड्राइवर डाउनलोड हो गया वैसे ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया, बस यही है। तो ये आपका एक हार्डवेयर है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके दोनों के बीच में क्या किया, ये काम करना शुरू कर दिया जैसे ही आपका ड्राइवर पड़ा। तो डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक, ड्राइव मतलब ड्राइवर, तो ड्राइवर का काम क्या है, डिवाइस ड्राइवर का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करना। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। बस करें दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से उत्पादक है। करें औरैया जिला किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, शुद्ध देसी घी। औरैया, तो औरैया गिरैया, ठीक है, तो औरैया गौरैया ऐसे याद करिएगा, ये घी के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे औरैया घी के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ कहाँ है, तो अयोध्या याद रख लेंगे, अयोध्या में गुड़ बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो गुड़ आपका अयोध्या होगा। हींग क्या है, हींग बताइए, हींग कहाँ का सबसे अधिक, तो हींग आपका हाथरस, तो हाथ वन ओ डी ओ पी ओ डी, ठीक है, ओडी ओपी, ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, इसी पर कार्य करता है। तो हींग आपका हाथरस हो जाएगा, शुद्ध देसी घी आपका अयोध्या हो जाएगा, शुद्ध वो सॉरी शुद्ध देसी घी आपका औरैया हो जाएगा, गुड़ आपका अयोध्या हो जाएगा। तो याद रखिए गुड़ आपका अयोध्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में करें सीमेंट फैक्ट्री है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट फैक्ट्री है वो आपका सोनभद्र में, चुर्क और डल्ला में स्थित है। सोनभद्र में चुर्क है और डल्ला है, यहाँ पर आपका सीमेंट है। ठीक है, क्या है, चुर्क और डल्ला। चुर्क आपका सीमेंट फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, 1956 में, और डल्ला में कब स्थापित, 1971 में स्थापित किया गया था। 71 में डल्ला में, चुर्क में, सोनभद्र में, दोनों है, तो याद रख लेंगे सोनभद्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाले साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऐसा है जो चिकनकारी साड़ी, तो ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, लखनऊ चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी साड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण प्राप्त होता है, तो बांदा जिला है आपका, कौन सा है, बांदा, जहां से हीरे का निष्कर्षण होता है, तो याद रख लेंगे बांदा। ठीक है, ललितपुर से यूरेनियम की बात करता है, तो यूरेनियम क्या है आपका, ललितपुर से बात करता है, तो ये याद है यूरेनियम ललितपुर। हमीरपुर में याद रख लेंगे क्या है, तो हमीरपुर में सेल खड़ी की बात होती है, तो हमीरपुर में क्या है, सेल खड़ी हमीरपुर में। ठीक है, तो याद रखें हमीरपुर में क्या है, सेल खड़ी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे।
नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं इलाहाबाद अब प्रयागराज 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कह रहे हैं इलाहाबाद में जो प्रयागराज उसमें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर हमने ये देखिए ये स्लाइड आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार यहाँ पर हम बता तो यहाँ क्या है? लियाकत अली इसका आंसर होगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या देखिए दिल्ली से बहादुर शाह जफर जान निकोलस थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल जान कैंपबेल थे। कानपुर से नाना साहब सर कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई टाटा जॉन रोज थे। बरेली से खान बहादुर खान सर कॉलिन कैंपबेल थे। बिहार से कुंवर सिंह विलियम टेलर थे। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली और जनरल नील थे। ठीक है, तो ये इतना याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडपम से जुड़े थे? कह रहे हैं कौन से नेता थे जो भारत धर्म महामंडपम से जुड़े थे, ये बताना है। तो भारत धर्म महामंडपम कौन से जुड़े थे? मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े थे, ठीक है। कर उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? कहें वैष्णववाद के संकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो निम्बार्क थे, याद रख लेंगे। निम्बार्क था, ठीक, निम्बार्क थे। इस संप्रदाय का अन्य नाम क्या था? हंस संप्रदाय, याद रखेंगे। हंस संप्रदाय इसका नाम था, या देवर्षि संप्रदाय भी कहा जाता है। देवर्षि संप्रदाय, ठीक है। इसका नाम क्या था? देवर्षि संप्रदाय था या हंस संप्रदाय, ठीक है, ये याद रखेंगे। वैष्णववाद संकाय संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? निम्बार्क है। नहीं देखते, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म कहाँ हुआ था? योगानंद गिरी जिन्होंने योग के परमहंस श्री योगानंद गिरी, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1893 में इनका जन्म हुआ था। 5 जनवरी 1893 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। स्मारक चौरासी गुम्बद उत्तर प्रदेश के जिले में पाया गया। चौरासी गुम्बद कहाँ पर पाया गया? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, जालौन जिला, ठीक है। तो याद रख लेंगे जालौन कहाँ है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ लिखा है आपका जालौन, ये है जालौन ना, यहीं पर आपका कालपी है, ठीक है। जालौन में है क्या है? कालपी है, ठीक है, नगर है। वहीं पर यमुना नदी के किनारे 84 गुंबद वास्तुकला है, ठीक है। 84 गुंबद इस्लामी वास्तु लोधी सुल्तान का एक शाही मकबरा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई देख लीजिएगा, 60 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है? 60 फीट इसकी ऊंचाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश के जिले में पाया कालपी, ठीक, किस जिले में पाया गया? तो कालपी, कालपी कहाँ पे है? तो कालपी आपका पड़ जाता है जालौन में, ठीक है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कह रहे हैं जो चिल्ड्रन म्यूजियम है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी, याद रखें 1957 में। इसका पूरा नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसका नाम है। करें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक सुलाकुल उत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये बताना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या है? सुलाकुल जो सिद्धांत था ये अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और ये अब हर साल क्या है? पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश पर्यटन जो विभाग है वो आयोजित करता है। इस बार 18 से 27 फरवरी को आगरा में आयोजित किया गया जाता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ आगरा में आयोजित किया जाता है ना कुछ और उत्सव, ठीक है, यहाँ रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। 5 मिनट लगता है आपका टॉपिक तो रिवीजन ही हो जाता है। हाँ, टाइम लगता है, टाइम मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं सभी में लेक्चर में टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं लगाएंगे तब तक आपका क्या है? हर चीज़ें छूटने लगेगी। अब देखिए अभी आपके पास टाइम है तो टाइम लगा दीजिए, टाइम नहीं रहे, 1 महीना बचा रहे, पेपर का डेट आ जाए तब मत लगाइए। मेरठ, मेरठ आपका क्या है? मेरठ में सरधना महोत्सव मनाया जाता है। मेरठ में सरधना महोत्सव। कल्की महोत्सव आपका संभल में मनाया जाता है, कल्की महोत्सव, ठीक है। फर्रुखाबाद में आपका कंपिल महोत्सव और बौद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद में। रिवीजन है, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवीजन है।
ठीक है। कल कंपिल महोत्सव और बौद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद में। श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। आपका लखनऊ में आपका लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। संत कबीर नगर में कबीर महोत्सव, ये भी याद हो जाएगा। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में भी मनाया जाता है। और बुद्ध महोत्सव और गंगा महोत्सव सारनाथ में मनाया जाता है, वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजली महोत्सव महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है। झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है, आयुर्वेद महोत्सव तो ये झांसी में। ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव बहुत बार पूछा गया है, कानपुर में। कन्नौज कन्नौज में। ठीक है। सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव राम बारात उत्सव सुलहकुल उत्सव, ठीक है, यही सुलहकुल है ना, तो ये आगरा में। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल आगरा में मनाया जाता है। लठमार होलिकोत्सव बरसाना और यमुना महोत्सव ये मथुरा में मनाया जाता है। लठमार होलिकोत्सव और यमुना महोत्सव ये मथुरा में मनाया जाता है। ठीक है। तो इतना आपका रिवीजन हो गया। ठीक है। देखिए 5 मिनट में क्या हुआ, रिवीजन हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में क्या किया था, टप्पा शैली का विकास किया। तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मुस्तरी बाई। याद रख लेंगे, मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई थी जिन्होंने क्या किया था, टप्पा शैली का विकास किया था। तो याद रखिए, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का, मुस्तराबाई, ये पूछ सकता मुस्तराबाई किस शैली से है, टप्पा शैली से। तो याद रखें कौन से हैं, टप्पा शैली से है। ठीक है। नहीं देखते हमारा क्या है, करें ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति क्या है, करें ब्रोकेड प्रसिद्ध कलाकृति है, तो ये वाराणसी की है प्रसिद्ध कलाकृति। तो याद रखेंगे कहाँ से, वाराणसी की। ठीक है। तो ये ब्रोकेड क्या होता है, ये क्या होता है, जो साड़ी हुआ, ड्रेस मटेरियल हुआ, दुपट्टे हुआ के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये फैब्रिक्स होता है, एक टाइप का फैब्रिक्स का, महिलाओं के ब्रोकेड फैब्रिक्स होता है। फैब्रिक नहीं देखते हैं किसी कपड़े पे फैब्रिक होता है, तो ये वाराणसी की प्रसिद्ध कला है। ठीक है। ब्रोकेड फैब्रिक्स ये वाराणसी की है। नहीं देखते हमारा क्या, गोदान द्वारा लिखा, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। तो गोदान किसका, मुंशी प्रेमचंद्र। उनकी और पुस्तकें हम देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इनकी और पुस्तकें कौन सी हैं, तो इनकी और पुस्तकें आपको याद करना होगा, सेवा सदन। ठीक है। सेवा सदन इनकी पुस्तक है। ठीक है। सेवा सदन इनकी पुस्तक है। सेवा सदन के बाद इनकी पुस्तक कौन सा है, प्रेमा प्रेमाश्रय। ठीक है। तो प्रेमाश्रम, ठीक है, प्रेमाश्रम इनकी पुस्तक है। प्रेमाश्रम के बाद रंगभूमि, रंगभूमि इनकी पुस्तक नाम है। क्या है, रंगभूमि। रंगभूमि के बाद क्या है, निर्मला, निर्मला इनकी पुस्तक है। निर्मला के बाद क्या है, कायाकल्प। तो कायाकल्प इनकी पुस्तक है। ठीक है। कायाकल्प। कायाकल्प के बाद गबन याद रख लेंगे, गबन इनकी पुस्तक है। गबन है। गबन के बाद आपको याद रखना है कर्म भूमि। ठीक है। कर्म भूमि इनकी पुस्तक है। मंगल सूत्र। ठीक है। मंगल सूत्र इनकी पुस्तक है। याद रख लेंगे, मंगल सूत्र एक अपूर्ण है। ठीक है। अपूर्ण, ये पूछा जाता है कौन सा अपूर्ण है, तो ये मंगल सूत्र। ठीक है। संग्राम, ठीक है, संग्राम इनकी पुस्तक है। ठीक है। उपन्यास, ठीक है, इनकी कृतियां। करबला इनकी कृतियां हैं, करबला। इतना तो आपको याद ही करना है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, सरंग भूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, संग्राम, करबला। ठीक है। इनकी या आपकी इनकी कृतियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। याद रख लेंगे, साइबर अपराध क्या होता है, कंप्यूटर से, आपके मोबाइल से कोई जानकारी लेकर कोई गलत गतिविधियां कर देना। ठीक है। तो ये साइबर अपराध है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है, करें ग्रामों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामों की सबसे अधिक संख्या है। याद रखें कहाँ पर, ग्रामों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है, करें भूमि कृषि जो है उसका रिकॉर्ड क्या है, तो गिरदावरी उसका रिकॉर्ड है। क्या है उसका रिकॉर्ड, गिरदावरी। ठीक है। भूमि कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी है। नहीं देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है,
कह रहे हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है? जीवी के राव। याद रखेंगे क्या है? जीवी के राव समिति। वो सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया ठीक। जीबी के नाम बलवंत राव मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो याद रख लेंगे बलवंत। ठीक है, कहाँ दिमाग जा रहा है? बलवंत। ठीक है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, इन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो याद रखें 1957 में। ठीक है, एल एम सिम्फनी, याद रखेंगे 1986 में। एल एम सिंघवी समिति कब फॉर्म हुई थी? 1986 में। अब जीवी के राव समिति जो थी, जीवी के राव समिति कब थी? 1985 में जीवी के राव समिति थी। याद रखेंगे 1985 में जीवी के राव समिति थी। एक समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता समिति। याद रखेंगे अशोक मेहता समिति, ये कब फॉर्म हुई थी? 1977 में अशोक मेहता समिति फॉर्म हुई थी। 1977 में अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता समिति तो 57 में बता ही दिए हैं ये। ठीक है, एक आपका संथानम समिति थी। ठीक है, 1962 में संथानम समिति थी। ठीक है, एक सादिक अली 1964 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेंगे। ठीक है, संथानम समिति 62 में, सादिक अली 64 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ये बलवंत राय मेहता को, लेकिन इसमें है नहीं बलवंत राय मेहता, तो आप ई लगा देंगे। ई वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का शुभारंभ हुआ था। करें, जो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन है इसका शुभारंभ क्या हुआ था? जिसको आप क्या बोलते हैं? NRHM बोलते हैं। इसका शुभारंभ 12 अप्रैल, याद रख लेंगे, 12 अप्रैल 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। याद रख लेंगे किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ये 2005 का शुभारंभ किया गया था। तो याद रख लेंगे कब? 12 अप्रैल 2005 को। तो ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। महाजनी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेखित किस प्राचीन ग्रंथ में है? महाजनी प्रथा, करें, इसका उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो ये इसका शतपथ ब्राह्मण में है। याद रख लेंगे किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। करें, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? करें, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला जो पत्र होता है वो किस श्रेणी में आता है? तो ये बताना है किस श्रेणी में ये आता है। तो ये क्या होता है? शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? तो कार्यालय पत्र आता है। तो कार्यालय पत्र आता है, याद रख लेंगे। कार्यालय ही को तो आप देंगे, याद रखें क्या है? व्यक्तिगत संपादकीय व्यवसायिक तो देंगे नहीं, तो कार्यालय ही होगा। तो कार्यालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। वह ध्वनियां जिनका योग स्वर एवं व्यंजन के किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णमालों में आवश्यक कहलाती, वो क्या कहलाती हैं? ये बताना है। तो वो क्या कहलाती हैं? तो अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अयोगवाह, जो स्वर और व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णमाला में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अयोगवाह ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? एक याद रख लेंगे, अंगह अयोगवाल ध्वनि कहलाती है। याद रख लेंगे, अंगह अयोगवाह ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अंगह। ठीक है, एक आहा होता है वो अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, याद रख लेंगे, अंगा हुआ, आहा हुआ, ये सब क्या होगा? अनुसार अयोगवाह। ठीक है, तो अयोगवाह कहलाती है, जैसे आहंगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, अंगा। करें, कौन सा विराम चिन्ह है? ये कौन सा विराम चिन्ह है? इतश्री, लाघव या तुल्यता या लोप, ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये लाघव है। हम आपको विराम चिन्ह सब कुछ बता देते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह हो। तो लाघव क्या होता है? लाघव, तो लाघव क्या है? तो लाघव आपका ऐसे बनता है, जीरो लिख दो बस। ठीक है, लाघव हो गया।
अब यहाँ पर क्या है, लोप सूचक चिन्ह कौन सा होता है, लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह याद रख लेंगे, वो कौन कौन सा होता है, तो जो बीच में डैश डैश नहीं हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो होता है ऐसे 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 डैश डैश। कहते नहीं, अकबर का दूसरा नाम डैश डैश था, ठीक, अकबर का दूसरा नाम डैश डैश था, तो डैश डैश ना लोप हो गया है ना, वहां शब्द का लोप हो गया है। जब लोप सूचक पूछे तो ये आपका डैश डैश वाला लगा देंगे, तो ये लोप सूचक। अब याद रखेंगे, एक होता है पूर्ण विराम, ये तो सबको पता होगा, पूर्ण विराम ऐसे कर देते हैं, बस ऐसे हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम के बाद क्या होता है, अल्प विराम। पूर्ण विराम के बाद क्या होता है, आधा थोड़ा सा रुक रहा है, अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है, तो अल्प विराम ऐसे हो जाता है, सब ये इसमें कर रहा हूँ, ये याद रख लेंगे, नहीं तो कुछ अलग सोचिए, ठीक है। ये तो ये ऐसे अल्प विराम हो जाता, कोई लिखा राम खाना खाया, इसके बाद कामा लगा के इसके बाद वो, ठीक है, तो ये आपका अल्प विराम है। योजक पूछा जाता है, योजक। योजक क्या होता है, तो योजक क्या करेंगे इसमें हम, योजक में एक डैश लगा देंगे, योजक तो योजना बना रहे हैं आगे का, ठीक है, योजक, ठीक है। विवरण चिन्ह क्या होता है, याद रखेंगे, विवरण। विवरण, तो विवरण में क्या करते हैं, तो विवरण में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, जैसे कोई आप हेडिंग डालते हैं, जैसे हमें लिखना है कि गाय के बारे में, कि गाय के बारे में हमको 100 वर्ड लिखना है, तो ऐसे करके ऐसे करते हैं, इसके बाद गाय के बारे में लिख देते हैं, अपने गैया के बारे में हम लिखेंगे, गैया अच्छी होती है, गैया दूध देती है, गैया के दूध पीने से दिमाग होता है, ऐसा सब कुछ लिख देंगे बस। ये गैया, तो ये क्या होता है हमारा, क्या होता है, ये वाला क्या क्या होता है, विवरण, ठीक है। तो इसका विवरण दिया जा रहा है, विवरण दिया जा रहा है, ठीक है। बचपन में आप ऐसे जरूर करते होंगे, ऐसे करके ऐसे लिखते होंगे, ठीक है। तो इसका विवरण दिया जाता है, इसको विवरण कहते हैं। अब विस्मयाय क्या होता है, ठीक है, विस्मय जहाँ आश्चर्य उच्चर ये सब होता है, विस्मयाय चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या हो, ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे करके ओह, ऐसे करते हैं ना ओह, ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे, तो ये विस्मय। तो विवरण हो गया, विवरण हो गया, विवरण यहाँ लिख दिया हूँ। योजक ऐसा हो गया, अल्प विराम ऐसे होगा, पूर्ण विराम ऐसे कर देंगे, ठीक है। लोप बीच में लोप कर दे हैं, ठीक है। लाघव ये वाला, ठीक है, तो लाघव आपका हो गया। अब आपका सब समझ में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर बी वाला आपका, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो रात उसका नहीं, तो रात उसके, याद रख लेंगे, रात उसके प्राण पखेरु वो उड़ गए, ठीक है, तो उड़ गया, तो रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं देखते हूँ, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे विशेषण कर, वो कौन सा कहते हैं, ठीक है। जो कह रहे हैं अपने मात्रा और परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। याद रख लेंगे, उसको क्या कहते हैं, परिमाणवाचक, ठीक है। तो क्या, परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा परिमाण के बारे में ज्ञान कराएं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, तो याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं, परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि शेर भर दूध, शेर भर दूध, ठीक है। थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, ज्यादा खाना, ज्यादा खाना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, वो परिमाणवाचक, परिमाण, ठीक है, तो परिमाण होता है, तो परिमाणवाचक होता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे ये क्या होता है, परिमाणवाचक, ठीक है। नहीं देखते हमारा क्या, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, कह रहे हैं वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है, ठीक है। वह आई तो मेरी चिट्ठी, तो ये इसमें संभावना बताई जा रही है ना, कि इसमें संभावना है आएगी या नहीं है, संदिग्ध नहीं है, संभावना है, कि संभावना है कि वह आए। देखिए जैसे ये नहीं कहते कि उसकी संभावना है आ जाने की या कल आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कहते नहीं, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, उसकी संभावना है आने की, तो वह आई तो उसको चिट्ठी दे देना, कौन सा, संभावना वर्तमान काल है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, संभावना वर्तमान काल इसको बोला जाता है, ठीक है। एक क्या है, एक आपका होता है तात्कालिक वर्तमान, ये क्या होता है, एक इसका उदाहरण है, जैसे
मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसका मैं जा रहा हूँ मतलब ये क्या है, ये आपका तात्काल होने वाला हो रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, तत्काल। मैं खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, ठीक है, तो ये तत्कालिक हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं कहूँ सदिगंध और संभावना में अंतर क्या होगा? इसमें हमने क्या कहा, वह आई तो मेरी चिट्ठी दे देना। सदिगंध, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, सदिगंध में क्या होता है, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। अब इसमें क्या होगा, आपको सदगंध लिखा अल्लाह, जैसे आप उसके रूम में गए नहीं तो आपको लग रहा होगा वो पढ़ता सदगंध में है ना, अब वह पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा, मतलब आप खुद ही डाउट में हैं कि वो पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, ठीक है। लेकिन वह आई तो मेरी चिट्ठी दे देना, इसमें आपको लग रहा है कि वह आएगी, इसमें अगर नहीं आएगी तो कोई बात, लेकिन इसमें आप कंफ्यूजन में है, पढ़ता होगा वह आई, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं, वह आएगी तो दे देना, नहीं आएगी तो नहीं देना, तो बस संभावना है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। उसमें आपको जरा से भी, जैसे किसमें कंफ्यूजन रहे, जैसे इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैं, ये नहीं इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं, वह आई तो उसको चिट्ठी दे देना, मेरी चिट्ठी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन है कि उसके रूम में तो गए नहीं है, आप सोच रहे हैं कि वह पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा। आप सदगंध में बहुत, सदगंध सीआईडी ने बहुत सदगंध चीजें हैं, ये वही वाला है, ठीक है। तो सदगंध और संभावना में अंतर थोड़ा समझिएगा। वह आई तो दे देना, संभव है तो संभव कर दीजिए बस। तो याद रख लेंगे, ये क्या आपका हो गया। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको ये आपका ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी तद्भव हैं, करें किस विकल्प में सभी तद्भव हैं, 45 नंबर का। तो बताइए किस विकल्प में सभी तद्भव हैं। तो सभी तद्भव किसमें, डी में। छकड़ा, छकड़ा इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम सकट, सकट होता है। काजल, ये कज्जल इसका तत्सम होता है, कज्जल, कज्जल इसका। खेत का तो आप जानते होंगे क्षेत्र होता है, ठीक है, तो ये आपका तत्सम है, ठीक है, तो तत्सम है ये। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप अगर रिवीजन करना होगा तो ले लीजिएगा। सही विलोम युग्म विकल्प में है, बताइए सही विलोम युग्म किस विकल्प में है, ठीक है, ये बताना है। तो बताइए किस में है। तो यहाँ पर आकुंचन का प्रसारण होता है, तो क्या होता है आकुंचन का, आकुंचन मतलब ये सुकुड़ जाना, ठीक है, सुकुड़ जाना, और प्रसारण मतलब प्रसार करना, तो ये आकुंचन का प्रसारण होगा, ठीक है। अल्पज्ञ का अवज्ञ नहीं होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, क्या होता है, अल्पज्ञ का बहु होता है। अस्थावर का चंचल नहीं होता, जंगम होता है, ठीक है, अस्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, 47 नंबर का। किस विकल्प में वो शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, करें किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सभी सही नहीं है। अनिल का शब्द युग्म, अनिल का अनल, ठीक है, अनिल माने क्या होता है, हवा होता है, एकदम सही है। अनल माने क्या होता है, अनल माने आग होता है। अनल कैसे याद रखेंगे, नल क्या होता है, पानी देने वाला नल बोला जाता है ना, तो नल में जब आ लग गया तो वो पानी नहीं देगा, आग देगा, तो ये याद रखिए एकदम सही है। अनिल का हवा होता है, अनल का आग होता है। अंश क्या क्या होता है, तो अंश एक हिस्सा होता है, जब अंश में बड़ा आ जाए तो हिस्सा बन जाता है, ठीक है ये। और जब छोटा सा रहे तो अंश मतलब कंधा होता है, ठीक है, तो अंश मतलब कंधा। अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है, तो अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा क्या होता है, तो अपेक्षा होता है आशा, हमें अपेक्षा है, उपेक्षा मतलब निरादर, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, निरादर होता है। अवलंब का होता है, करें अवलंब, तो अवलंब का क्या होता है, करें अधर, अवलंब मतलब क्या होता है, सहारा, ठीक है, अवलंब क्या होता है, सहारा, ठीक है। अविलंब, अविलंब मतलब क्या होता है, तो अविलंब मतलब तुरंत, कहते हैं ना तुरंत, तुरंत आइए, ठीक है, अविलंब आइए, कहते हैं ना अभी अभी अविलंब आइए आप। अवलंब, अवलंब मतलब क्या होता है, सहारा होता है, अवलंब, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्णकुटी का विग्रह कौन सा होगा, करें जो पर्णकुटी है उसका विग्रह क्या होगा। तो पर्णकुटी का, पर्ण से कुट से बनी कुटी, पर्ण से बनी कुटी,
ठीक है, तो कौन सा इसमें समास होगा? तो याद रखेंगे, ते जो होता है अंतिम पद प्रधान पढ़ से, तो पढ़ से बनी कुटी। ठीक है, पढ़ कुटी, पढ़ से बनी कुटी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। पढ़ से बनी कुटी, तत्पुरुष सुना है, पढ़ कुट, पढ़ में कुटी नहीं, पढ़ से बनी। पढ़ मतलब पत्ते से बनी, पत्ते से बनी कुटी, तो कुटी पत्ते से ही तो बनेगी ना, तो वही पढ़ से बनी कुटी। भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रमुख रूप से प्रचलित है? करें भोजपुरी भाषा किस भाग में? तो ये जो उत्तर प्रदेश है आपका, ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका ये वाला जो बेल्ट है आपका, यहाँ पर आपका भोजपुरी है। जैसे क्या है वाराणसी, जैसे क्या है गोरखपुर, जैसे क्या है बलिया, जैसे क्या है देवरिया, ठीक है देवरिया, जैसे क्या है गाजीपुर, ठीक है गाजीपुर, ठीक है, ये मऊ हो गया, मऊ, शामली, ठीक है, वो सॉरी शामली बोल रहे हैं, मऊ हो गया, जौनपुर हो गया, ठीक है, तो ये जौनपुर, ये सब आपका क्या है, ये भोजपुरी बेल्ट है। तो याद रखेंगे ये वाला पूर्व वाला एरिया, पूर्वांचल का एरिया भोजपुरी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। भारत में लोक नीति का निर्माण किया जाता है। भारत में जो लोक नीति है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार के द्वारा किया जाता है, नागरिक समाज के संगठन के द्वारा किया जाता है, और निजी क्षेत्र की कंपनियां। तो इस किसके द्वारा किया जाता है? सभी के द्वारा लोक नीति का निर्माण किया जाता है, नागरिक समाज सभी होता है, तो उपयुक्त तो सभी याद रखेंगे, ज्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है, लोक नीति का निर्माण, लोगों की नीति, उपयुक्त तो सभी बता दीजिएगा। ठीक है, बस आज 50 क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन हम रख देंगे। ठीक है, कल ही आ जाएगा आपका, डेली सोच रहा हूँ डेली ही करवाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप क्या करें, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो पहुंचे आपके लिए पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।